हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। पॉलिटी का जो हम रिविजन कर रहे हैं इसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर कर लिया, अमेंडमेंट भी कर लिया, बट जो बहुत सारे हम केसेस सुनते हैं जैसे कि शंकरी प्रसाद, जैसे कि केशवानंदा भारती केस, तो इन सब का अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर से बहुत क्लोज रिलेशन है, बट हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि किसमें क्या हुआ, तो इसको वंस फॉर ऑल क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13, दूसरा है आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 13 कहाँ से है? ये पार्ट 3 से है, और आर्टिकल नंबर 368 हमें पता है पार्ट 20 से है, जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और उसके अंदर एक ही आर्टिकल आता है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 इज़ अबाउट 14 से हमारे सारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाते हैं, तो 13 ये कहता है कि वो सारे लॉज जो कि विच आर इनकन्सिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली जो इसके साथ तालमेल में नहीं बैठते हैं, वो वॉइड कर दिए जाएंगे। अब उसी के अलग अलग क्लॉजेज़ हैं। अब जैसे अभी हम देख रहे हैं इस आर्टिकल 13 को, इसके अंदर इतने सारे सब क्लॉजेज़ हैं, 1 2 3 4, ये एक ही बार में नहीं ऐड हुए थे, ये ओवर पीरियड ऐड हुए हैं। जैसे इसका जो लास्ट वाला क्लॉज है, दिस वाज एडेड बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट। अब वो उसके पीछे की एक कहानी है जो अभी हम देखते हैं, और ये है हमारा आर्टिकल नंबर 368 विच इज़ अबाउट अमेंडमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही उसको अमेंड करने का प्रोसीजर दे रखा है। नाउ ये जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का, ये और फंडामेंटल राइट्स, ये 2 बातों में हमेशा बहुत कंटेंशन रहा। फंडामेंटल राइट्स के हैं सर्वोपरि, बहुत ज़्यादा पावर देते हैं, सिटीज़न का सेफ गार्ड करते हैं, एंड जो सिटीज़न है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं उनकी रेमेडी के लिए। नाउ मतलब वो कोर्ट जा सकते हैं, नॉट जस्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्टली भी जा सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि एक है नॉर्मल सिनेरियो में समझा जाए, हर एक को चाहिए पावर, हर एक को चाहिए कि वो सुपीरियर रहे। अब 2 इसमें प्लेयर्स आते हैं, एक तरफ है हमारी पार्लियामेंट और एक तरफ है हमारी जुडिशरी। अब ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है पावर। पार्लियामेंट जब भी कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है, वो उसकी अगर मेजॉरिटी है या तो वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं अपनी पावर और बढ़ाऊँ, मैं और मतलब दिस स्टोरी इज़ जस्ट फॉर अपने दिमाग में बिठाने के लिए। तो वो क्या चाहती है? मैं अपनी पावर और बढ़ाऊँ, मेरे पास और पावर आए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? वो देता है हमें एक लिमिटेड गवर्नमेंट। ये ऑप्शन एक PYQ में भी था, वो हमें देता है एक लिमिटेड गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ बंदिशें हैं जिसके अंतर्गत ही उन्हें काम करना है। अब पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट बदमाश है। पार्लियामेंट हमेशा ढूंढती है लूज एंड्स, मतलब कि वो निकालते हैं लूप होल्स, कि कुछ बदलाव कर देते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, अपनी पावर बढ़ा लेते हैं। अब जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये है हमारी गारंटियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सुप्रीम कोर्ट, आप आर्टिकल 32 क्या कहता है? आपका कोई फंडामेंटल राइट आपको लगता है ब्रीच हो गया, तो आप वहाँ जा सकते हो। अब जुडिशरी जो है वो ये जो पार्लियामेंट बदमाशी करता है, इसको हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये तो एक बात हो गई। सेकेंड बात ये है कि हमारे यहाँ है सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारे यहाँ है चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम। तो एट वन पॉइंट जुडिशरी ये भी चाह रही है कि पार्लियामेंट जो बदमाशी कर रही है ज़्यादा अपनी पावर बढ़ाने की, मुझे उससे कर्ब करना है। बट एट द सेम पॉइंट हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम है, तो जुडिशरी ओवर स्टेप भी नहीं कर सकती है, जुडिशियल ओवर रीच भी नहीं हो सकता है। तो ये जो पूरा तालमेल बिठाने के चक्कर में बहुत लंबी कहानी हुई, और फिर ये कहानी तब ख़त्म हुई जब जुडिशरी ने अपना एस कार्ड चलाया और उन्होंने अपना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दे दिया। अब हम इस कहानी को समझते हैं। तो बात ये हुई कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले होता था फंडामेंटल राइट, फिर उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स के लिए, क्योंकि हमें लैंड रिफॉर्म्स करने थे। अब जब ये बात हुई तो इस टेबल में देखो, जब ये बात हुई, आई हैव मेड दिस टेबल। क्वेश्चन क्या था? केस कौन सा था? इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? पहला क्वेश्चन
जब आया शंकरी प्रसाद में 1951 में ये केस आया दैट फंडामेंटल राइट्स, या क्वेश्चन ये था कि कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 368, और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करी जा रही थी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है फोर्स में, और विद इन 1 ईयर उसमें पहला अमेंडमेंट भी कर दिया गया है। अब वो अमेंडमेंट ये हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट हम नहीं रखेंगे, ठीक है। अब इसका तो हम उस समय पर तो वो था ना फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट को हमने छोटा कर दिया, कर्टेल कर दिया। अब शंकरी प्रसाद में तो ये जब केस आया तो शंकरी प्रसाद में कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट सेट कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, तो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। एंड आर्टिकल 13 में, अब देखो ये वाला जो क्लॉज है आर्टिकल 13 में, वो बोलता है, पहला क्लॉज इसका क्या बोलता है, दैट ऑल लॉज इन फोर्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बी वॉइड। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गलत कर देंगे, वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आ जाता है, बस उतना ही पार्ट काटा जाएगा, उतना ही पार्ट नहीं माना जाएगा जितना उसके साथ तालमेल में नहीं है। तो द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। इसमें भी वही कहा है कि शैल टू द एक्सटेंट, दोनों में दोनों क्लॉजेस में ये बात की गई है। अब इसका जो तीसरा क्लॉज है उसमें ये पहले दो में तो ये बता दिया गया कि आप क्या है, मतलब हमें करना क्या है। अब जो तीसरा क्लॉज है उसमें ये बताया गया है लॉ के बारे में, कि इसमें जहाँ पे हमने कहा ना ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल लॉज ये है क्या लॉज, तो ये लॉ का मतलब इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब लॉ से क्या मतलब है, क्या कि कोई भी ऑर्डिनेंस हो गया, कोई रेगुलेशन हो गया, कोई लॉ ही हो गया, कोई बाय लॉ हो गया, कोई ऑर्डर हो गया, नोटिफिकेशन भी हो गया, उसका भी उतना ही प्रभाव होगा जितना एक नॉर्मल लॉ का होता है। देन लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स द लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड सच दैट सच लॉ, ये सब ठीक है। बेसिक बात यह है कि इस पूरी कहानी में क्या कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दिखा कि लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑल्सो? नहीं। तो ये जो लूप होल्स है, एज आई सेड, पार्लियामेंट बदमाश है, वो ढूंढती है लूप होल्स। तो पार्लियामेंट नाउ लुक्स, अगेन आई एम सेइंग, इसको लिटरली ना लिखा जाए, दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो वो लूप होल्स ढूंढती है। तो इस लूप होल में वो क्या बोलती है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो शब्द लिखा नहीं है, तो दैट मीन्स हम अमेंड तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा ये एक उन्होंने लूप होल पकड़ा। तो अब कोर्ट ने इसमें कह दिया कि लॉ जो है ना कि इट डजंट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स एंड वो वॉइड भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो लिखा नहीं है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा। यानी कि हम किसी लॉ के तहत नहीं ले सकते फंडामेंटल राइट्स, पर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत तो ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो लॉ में आता ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसे उन्होंने पार्लियामेंट में सोचा, पार्लियामेंट ने मतलब ऐसा करा, एंड देन कोर्ट ऑल्सो सेड कि पार्लियामेंट कर सकती है अमेंड फंडामेंटल राइट्स को। ये शंकरी प्रसाद में उन्होंने कहा। तो कंक्लूजन शंकरी प्रसाद का क्या निकला, दैट पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, और ये कॉन्ट्रवेंशन में नहीं है, क्योंकि ये तो लॉ ही नहीं है, ना होगा लॉ, ना होगा कॉन्ट्रवेंशन, ना होगा विवाद। फिर सज्जन सिंह केस होता है 1964 में, जिसमें इस बात को फिर से रीअफर्म करा गया यही कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर सकती है, क्योंकि वो तो लॉ ही नहीं है। अब गोलकनाथ केस आता है 1967 में। तो अब इसमें क्या दिक्कत आती है कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 का, देख लो 14 साल हुए और हम 17 अमेंडमेंट्स हो चुके थे। तो उसमें इंसर्शन ऑफ स्टेट एक्ट्स इन 9th शेड्यूल जो है वो चैलेंज किया गया कि 9th शेड्यूल में जुडिशल रिव्यू से बाहर हो गई चीज़ें,
तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। अब इसमें कोर्ट ने कह दिया दैट पार्लियामेंट कांट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज़ ऑल्सो अ लॉ, पहले का लॉ नहीं है तो कर लो। अब कह दिया नहीं भाई साहब ये तो लॉ है, तुम नहीं कर सकते ये सब छेड़ाखानी। सो इट विल बी वॉइड इफ़ FR इज़ वायलेटेड। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया गोलकनाथ में। तो शंकरी प्रसाद में जो कहा गोलकनाथ में उससे एकदम पलट गई है। एंड ऐसा उन्होंने गोलकनाथ में कह दिया। एंड उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 368 के तहत मतलब पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अब एंड द वर्ड द यूज सेट ये जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल, तो पार्लियामेंट इनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता और ये भी लॉ ही माना जाएगा, हेंस इट विल बी वॉइड। अब सत्ता जा रही है हाथ से, पार्लियामेंट कहता है ओ नो कुछ बदमाशी करनी पड़ेगी। सो पार्लियामेंट नाउ रिएक्ट्स बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो कहते हैं ठीक है तुमने ये कहा, मैं अगली चीज़ चलता हूँ। अगली चीज़ में क्या करते हैं वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर देते हैं। मतलब जिस पे बात जो बेस लाइन है ना जहाँ से कंपैरिजन कर करके ये विवाद चल रहा है, ये कहते हैं हम चलो हमने वही बदल दिया। सो दे से कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को इन्होंने अमेंड किया बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971 में आता है। तो उन्होंने ऐसा डिक्लेयर उसमें ये कर दिया कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 और any of the fundamental rights in such an act will not be a law under meaning of article 13। जैसे कि ये देखो ये जो इसका है ना ये चौथा वाला that nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article number 368, ये 24th constitution amendment से आया है 1971 के। तो nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article number 368। ये इसके अंदर ये इन्होंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया। तो ये बाद में ऐड हुआ है। फिर ये तो एक बात हो गई। नाउ एंड ये जो आर्टिकल नंबर 368 है इसके अंदर इन्होंने ये करा, अब इसके अंदर ये जो है ना वर्ड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर देयर ऑफ, ये भी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही आया है। ओरिजिनली ये नहीं था, ओरिजिनली ये था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसका बदलाव कर दिया गया है और ये पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर फॉर कर दिया गया। अब ये हुआ, यहाँ तक हम पहुँच गए कि पार्लियामेंट ने कहा इन्होंने इन दो चीज़ों में इन दो चीज़ों में ही बदलाव कर दिया। नाउ दे से एंड सेकेंड चीज़ इन्होंने जो इसमें इंसर्ट करी थी वो ये थी दैट नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। देखो यहाँ पे कहाँ गया नथिंग इन आर्टिकल 30, सॉरी ये जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आया है दैट नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। ये आता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। सो नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो इसको भी इसके परव्यू से बाहर कर दिया और उधर कह दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट, दोनों को एक दूसरे से वो कर दिया इन्होंने अलग। अब फिर से दिक्कत हो गई। फिर जुडिशरी हो गई तंग। जुडिशरी ने कहा अब इसका एक रामबाण इलाज निकालना पड़ेगा। सो जुडिशरी नाउ अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि ये दो इन्होंने जो क्लॉजेस ऐड किए थे इनको इस जुडिशरी ने माना। लेकिन जुडिशरी का ठीक है पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन एक उन्होंने जिक्र कर दिया। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, वो इन्होंने बताया नहीं। एक तो उन्होंने कहा टाइम टू टाइम जब होगा वैसे वैसे बताते चलेंगे, हम अलग अलग केसेस के थ्रू ये बताते रहते हैं। सो आर्टिकल 368 बोलता है कि के तहत आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और
क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते. सो फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी abridged by the parliament because fundamental rights are a part of the basic structure. So it ruled that the constituent power of the parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure. This means that the parliament cannot abridge or take away a fundamental right that forms a part of basic structure of the constitution. And so the parliament cannot abridge or take away a fundamental right that forms a part of basic structure of the constitution. So the doctrine of basic structure of constitution was ये अब उन्होंने अपना नया एज कार्ड चला दिया बेसिक स्ट्रक्चर का कि एनी फंडामेंटल राइट विच इज़ पार्ट ऑफ कांट बी एब्रिज्ड. मतलब फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. एनी फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी टेकन अवे. उनसे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. अब इसी चीज़ का यूज़ करा गया था जब इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी लगी थी 1975 में. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया गया था, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें इलेक्शन डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग पीएम एंड स्पीकर को दे वर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ कोर्ट्स. तो कोर्ट ने इसको भी नल एंड वॉइड कर दिया था बिकॉज सेइंग कि ये तो जुडिशियल रिव्यू को हैम्पर करता है, जो कि जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट वॉज इनवैलिडेटेड. पार्लियामेंट कहती है ओ नो, अब क्या करेंगे. सो then parliament brought 42nd constitutional amendment act in reaction to basic structure doctrine, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया और कह दिया दैट नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूजिंग कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स. ये जो इसके अंदर अगर हम देखें, देखो इसमें ये जो लाइन है ये आया फिर 42nd से. ये लाया गया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट कि नो अमेंडमेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 मेड और परप्यूटिंग टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल वेदर बिफोर or after the commencement of section 55 of the constitution 42nd amendment act 1976 shall be called in question in any court on any ground. तो ये वो ले आए. दिस वॉज इन रिस्पॉन्स टू बेसिक स्ट्रक्चर. और ये जो 24th लेकर आए थे ये दिस वॉज इन रिस्पॉन्स टू गोलकनाथ. ये हो गया. अब क्या होगा. अब मिनर्वा मिल्स आता है. 1980 में, जिसमें कोर्ट कहती है कि ये सब फालतू की बातें मत करो. जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही तो करा कि जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया इन सब चीज़ों को, अमेंडमेंट्स को. तो उन्होंने कहा मिनर्वा मिल में इसको इनवैलिडेट कर दिया गया कि ये सब बातें कुछ नहीं चल पाएंगी क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. एंड दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर्ड कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है पार्लियामेंट की पावर पे और कहीं वो क्वेश्चन भी नहीं हो सकता इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. और मिनर्वा मिल में इसको इनवैलिडेट कर दिया गया कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू और उसको एक्सक्लूड करता है, तो ये सब बातें कुछ नहीं हो पाएंगी. अब वामन राव आता है 1980 में, जिसमें फिर से इसको अदर किया गया था और उसमें बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विल it was further clarified that it will apply to constitutional amendment acts after April 24, 1973. जितने भी amendments आए हैं उन पे अप्लाई होगा. क्योंकि ये डेट क्यों, ऐसा क्या खास है इसमें, बिकॉज इसी डेट पर आया था ये KBC केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट आया था वो इसी दिन आया था. तो ये पूरी कहानी है जिससे ये जो अलग अलग क्लॉजेज़ हम देखते हैं आर्टिकल 368 में और आर्टिकल 13 में, ये आपस में डेवलप हुए हैं. तो क्या हम इस पूरी उससे हम क्या देखें. सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद केस. शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं हुई, ख़त्म हो गई बात.
तो एवरीथिंग इज़ ओके। सज्जन से इसमें इसको मान लिया गया। फिर आता है गोलकनाथ केस, जिसके अंदर 9 शेड्यूल वाली की बात हुई थी, स्टेट एक्ट्स वगैरह वगैरह। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा स्टैंड ले लिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, ये तो लॉ ही है और आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं ऐसे अब्रिज कर सकते हो। अब पार्लियामेंट कह दिया ओ नो, अब क्या करेंगे, हमें कुछ इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट लाती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वो आर्टिकल 13 में ऐड कर देती है कि नथिंग दिस विल अप्लाई टू आर्टिकल 368, और आर्टिकल 368 में ऐड कर दी कि नथिंग रिलेटेड टू दिस विल अप्लाई टू आर्टिकल 13। ये दोनों बातें हो जाती हैं जुडिशरी की। अब फिर जुडिशरी बोलती है कि ये सब क्या है। तो जुडिशरी नाउ ब्रिंग्स केसवानंदा भारती केस के अंदर फिर आता है केसवानंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर देती है। केसवानंदा भारती केस था किसके खिलाफ, स्टेट ऑफ केरला, एक सेकेंड, वर्सेस स्टेट ऑफ। तो उसमें वो बोलती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप होल्ड करते हैं कि ठीक है, नथिंग विल अप्लाई टू दिस, नथिंग विल अप्लाई टू दिस। ये सब दोनों बातें सही हैं, लेकिन कोई बेसिक, सब कुछ तो वही बात सही है, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात है जो जिससे तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और एनीथिंग जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करता है, वो उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। एंड तो तुमने जो करा वो करे रखो, लेकिन ओवर आर्किंग अथॉरिटी खुद को बना लिया। अब गवर्नमेंट पार्लियामेंट कहती है कि ये क्या हो गया। नाउ इसी चीज़ को पहले तो यूज़ करके 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसको भी चैलेंज किया गया था, जो कि 1975 में इसको भी चैलेंज किया गया था स्पीकर और पीएम के उससे इलेक्शन से रिलेटेड। फिर पार्लियामेंट लाती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर ही कर देती है सब चीज़ें कि नथिंग। अमेंडमेंट 368 को अमेंड कर देती है कि नथिंग इन द लिमिट लगा देती है कॉन्स्टिट्यूशन के पावर पर, और बोल देती है कि नो अमेंडमेंट किसी कोर्ट में नहीं क्वेश्चन हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, नॉट ऑन एनी ग्राउंड, चाहे फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, हम सर्वोपरि हैं। ऐसा वो 42nd अमेंडमेंट लाते हैं। फिर मिनर्वा फिर जुडिशरी कहती है ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, फालतू की बातें हैं ऐसा। फिर वो मिनर्वा मिल्स केस में जो 1980 में आता है, वो बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, तो इसलिए ये सब बातें नहीं चल पाएंगी, वो उसको इनवैलिडेट कर देते हैं। फिर मिनर्वा मिल्स के बाद वामन राव केस भी होता है, उसमें वो इस बात को फिर से क्लैरिफाई करते हैं कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं या जो भी मतलब चीज़ें हैं उन पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लगेगा ही। तो ये एक्चुअली इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली क्लियर किया था, क्योंकि 1973 में आ चुका है बेसिक जजमेंट, और 1980 में वो फिर से क्लैरिफाई करते हैं वामन राव कि इट विल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनैक्टेड आफ्टर दिस। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 एंड ये सब चीज़ें ना, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट्स हियर बाय डिक्लेयर्ड कि कोई लिमिटेशन नहीं होगी, और वो जो चाहे वो वैसे वो सब कर सकते हैं। ये by whatever on constituent power of the parliament to amend by way of addition, variation, repeal provisions under this article। ये सब ये दोनों ही चीज़ें इन्होंने 42nd अमेंडमेंट से करी थी, पर इससे हुआ तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस आई होप क्लियर्स ऑल द कन्फ्यूजन रिलेटेड टू आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 और ये सब जो इतने सारे हम केसेस सुन लेते हैं इधर उधर, और फिर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो हमने केसवानंदा भारती की बात करी ली है, तो हम प्रियम्बल के भी केस में बात कर लेते हैं कि प्रियम्बल भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो इसमें हुआ था बेरूबरी, जिसमें कहा गया था कि ये पार्ट नहीं है। फिर आया ये केसवानंदा भारती, जिसमें कहा गया बिल्कुल पार्ट है। फिर आया LIC का केस, जिसमें कहा गया इंटीग्रल पार्ट है, इंडिपेंडेंटली कुछ इसका नहीं है, बट एंड इट्स इंडिपेंडेंटली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड इट्स एन इंटीग्रल पार्ट। अब तो बेरूबारी यूनियन का लिंक इज रिलेटेड टू प्रियम्बल, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है।
तो बेरुवारी यूनियन में कहा गया था कि बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, तो स्पेसिफिकली यही बोल दिया गया था नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती ने कहा बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पार्ट है। तो बेरुवारी इज़ 1960 एंड केबीसी इज़ 1973 एंड LIC वाला 1995। फिर बेरुवारी में कहा गया कि बिल्कुल ये तो पार्ट है ही एंड इट्स ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस, और हमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ जो भी चीज़ें प्रियम्बल में लिखी है। फिर LIC में कहा गया सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड कि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर दो बातें लिखी गई जो कि उस समय पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी ऐसे ही कहा था कि द करंट ओपिनियन भी उसके कॉन्सोनेंस में ही है, जो ये बोलता है कि प्रियम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन, इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल, और वो इन्फोर्सेबल भी नहीं है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सो दिस आई होप एंड्स ऑल द कन्फ्यूजन। तो बेरुवारी प्रियम्बल रिलेटेड, शंकरी प्रसाद बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड, केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल की भी बात और बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात। ठीक है, okay, I hope this helps. See you in the next one.